जय हिंद दोस्तों। आज हम तारों के जन्म के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि तारों का जन्म कैसे होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसका अंत किस प्रकार होता है और अंत के बाद यह क्या बनता है। तो चलिए हम समझते हैं तारों के जन्म को। अगर आपको तारे के जन्म को अच्छी तरीके से समझना है तो आपको पहले ब्रह्मांड के जन्म को समझना होगा, जो कि इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें ब्रह्मांड के जन्म के संपूर्ण विवरण दिया गया है, तो आप उसे अवश्य देख लें। दोस्तों, जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि लाखों लाखों तारे विद्यमान हैं और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह लाखों लाखों तारे केवल और केवल हमारी ही आकाशगंगा के हैं, जबकि हमारी आकाशगंगा जैसी आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में है और उन अरबों में अरबों आकाशगंगाओं में खरबों खरबों तारे विद्यमान हैं। तो आपको देखकर यह अवश्य ही मन में एक ना एक बार सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि इन तारों का जन्म कैसे होता है। तो चलिए आज हम इसी जिज्ञासा को ख़त्म करते हैं और जानते हैं कि इनका जन्म कैसे होता है। तारों के जन्म को समझने से पहले हमें नेबुला को समझना होगा। नेबुला, जिसे हम तारों का जन्म घर या ब्रह्मांड का नर्सरी भी कहते हैं, जिसमें तारों, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रहों का निर्माण होता है। तो चलिए जानते हैं कि इन नेबुलाओं का निर्माण कैसे होता है। जब हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब उसी समय एटम यानी हाइड्रोजन का निर्माण भी हुआ था और हाइड्रोजन या एटम आपस में मिलकर डस्ट के बादल का निर्माण किए थे। अर्थात इस प्रकार के नेबुला का निर्माण हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के साथ ही हुआ था। आप इसे ब्रह्मांड का बेसिक पदार्थ भी कह सकते हैं। दूसरा प्रकार जिससे नेबुला का जन्म होता है, जब कोई तारा जो हमारे सूर्य से 1.44 गुना बड़ा हो, उसमें जब कोई महाविस्फोट होता है तो अब इस प्रकार के नेबुलाओं का निर्माण होता है। इस महाविस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा के पश्चात बहुत बड़ी मात्रा में गैस और डस्ट के बादल का निर्माण होता है, जिनके बाद इनसे नेबुला का निर्माण होता है। यह नेबुला एक प्रकाश वर्ष से लेकर हजारों हजारों प्रकाश वर्ष तक हो सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने नेबुला के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया होगा। आसान शब्दों में हम इसे तारों का घर भी कहते हैं। नेबुला में गैस और डस्ट के बादल ऐसे ही लंबे समय तक बने रहते हैं जब तक दूसरा तारा या पिंड आकर इसमें कोई हलचल उत्पन्न न कर दे। यह इंतजार लाखों वर्षों का हो सकता है। जब कोई तारा या पिंड इस नेबुला के पास से गुजरती है तो किन्हीं कारणों से इस नेबुला के अंदर एक प्रकार की तरंग उत्पन्न कर देती है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बनता है। इस तरंग को स्पेस टाइम बेंड कहा जाता है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कई व्यक्ति मिलकर एक चादर को चारों तरफ से खींचकर पकड़े हुए रहते हैं, तब उसमें ऊपर से कोई भारी वस्तु गिराने पर वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण एक खास जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाती है। उसके पश्चात कई भी प्रकार के वस्तु इस चादर पर फेंके जाए तो वह वस्तु घूम फिर कर उसी बैंड की ओर चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार स्पेस टाइम बैंड में भी होता है। जब डस्ट और गैस के बादल फैले होते हैं और उसमें जब स्पेस टाइम बैंड उत्पन्न हो जाता है तब वह उस बैंड की ओर सभी धीरे 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 कर जाने लगते हैं और यह क्रिया लाखों सालों तक ऐसे ही चलते रहते हैं। इसके पश्चात होता यह है कि डस्ट और गैस के बादल जब आपस में इकट्ठा होते हैं तो उसमें अधिक दबाव पड़ता है और इसी दबाव के कारण उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा के कारण उसमें धीरे धीरे कर तापमान बढ़ने लगता है। इसी तापमान के बढ़ने के कारण इसमें जिससे प्रो स्टार यानी कि शिशु तारे का जन्म होता है।
और धीरे धीरे प्रो स्टार इस दबाव यानी प्रेशर के कारण गर्म होने लगता है और यह धीरे धीरे गर्म होते होते एक इस अवस्था पे पहुंच जाता है कि जब इसका तापमान 10 मिलियन केल्विन तक नहीं। जैसे जैसे प्रो स्टार बड़ा होता है इस पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगता है जो इसे छोटा और छोटा करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे प्रो स्टार के घनत्व बढ़ने लगती है और घनत्व के साथ साथ इसका प्रेशर भी बढ़ने लगता है और यह क्रिया धीरे धीरे प्रेशर और घनत्व को बढ़ाती रहती है। इसी कारण से इसमें धीरे धीरे ऊष्मा भी उत्पन्न होने लगती है। प्रो स्टार की यह अवस्था सैकड़ों सालों तक ऐसे ही चलती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि इसका तापमान 10 मिलियन केल्विन तक पहुंच जाता है और जैसे ही 10 मिलियन केल्विन इसका तापमान पहुंचता है तो इसमें हाइड्रोजन फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तब प्रो स्टार एक यंग स्टार यानी कि न्यू तारे में बदल जाता है और इसी हाइड्रोजन फ्यूजन की प्रक्रिया के कारण सोलर विंड उत्पन्न हो जाता है जो बचे हुए गैस और डस्ट के बादल को सुदूर अंतरिक्ष में ढकेल देते हैं। तारों के जन्म के बाद बचे कॉमिक एस्ट्रॉइड से पिंडों का निर्माण होता है और उन्हीं पिंडों के निर्माण के पश्चात ग्रह और उपग्रह का निर्माण होता है। हमारे लाइफलाइन कहे जाने वाले तारा जिसे हम सूर्य के नाम से भी जानते हैं उसका भी निर्माण ठीक इसी प्रकार से हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में समझेंगे कि तारा का सफ़र क्या होता है और इसका अंत कैसे होता है और अंत के पश्चात इसका क्या रूप होता है, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, वाइट ड्वार्फ कैसे बनते हैं। इन सब चीज़ों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए बने रहे इसी चैनल पे। जय हिंद।